नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर रोज की लाइफ को इजी बनाने वाले स्मार्ट हैक्स। आज का वीडियो है स्पेशली उन सब लोगों के लिए जो किचन में टाइम तो बचाना चाहते हैं लेकिन रिजल्ट्स भी परफेक्ट चाहते हैं। हम बात करेंगे कुछ अमेजिंग क्लीनिंग हैक्स, कुकिंग टिप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्रिक्स की, जो आपकी किचन को बनाएंगे ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा क्लीन और ऑफ कोर्स ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विद स्मार्ट किचन हैक्स। समर्स टाइम में हम सब डेफिनेटली बॉटल्स का इस्तेमाल एवरीडे करते हैं, चाहे वो ग्लास की हो, स्टील की हो या फिर प्लास्टिक की। कुछ बॉटल्स आती हैं ब्रॉड माउथ के साथ में, जिसमें आप इजीली वाटर को रिफिल कर सकते हैं, जैसे ये वाली बॉटल। और इसे क्लीन करना भी काफ़ी इजी है, ब्रश इसमें इजीली इंसर्ट होकर क्लीन कर सकता है। लेकिन कुछ बॉटल्स ऐसी होती हैं जिनका माउथ बहुत नैरो होता है, ब्रश इजीली इसमें नहीं जा पाता है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी हैक बता रही हूँ, जस्ट टू शो यू। मैंने इसमें टर्मरिक ऐड करा है। अब आपको ये वाला जो मेश स्क्रबर है उसको लेना है। आप इसमें डिश सोप लगाइए और इसे थोड़ा सा गीला करके बॉटल के अंदर कुछ इस तरीके से आपको डाल देना है। मैंने टर्मरिक ऐड करी थी ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि ये किस तरीके से अच्छे से काम करता है। अब बॉटल को थोड़ा सा आपको पानी से फिल करना है, इसका कैप लगा दीजिए और इसे विग्रेसली आपको शेक करना है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जो आपकी बॉटल है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर इसे नॉर्मल टैप वाटर से जो एक्स्ट्रा सोप है उसको निकाल करके अच्छे से क्लीन कर दीजिए। एंड हियर यू कैन सी कि आपकी ये जो वाटर बॉटल है वो अच्छे से क्लीन हो गई है। चलिए एक और क्लीनिंग हैक देख लेते हैं जो रिलेटेड है कढ़ाई से। अगर आप लोहे की कढ़ाई रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि टाइम के साथ साथ वो अंदर से बहुत काली हो जाती है। तो इसे क्लीन करने के लिए आपको गैस को ऑन करना है और इसे लो फ्लेम पर रख दें। अब इसमें आप 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड करिए और हाफ स्लाइस ऑफ लेमन स्क्वीज कर दें। और इस लेमन की ही हेल्प से आपको इसे अच्छी तरीके से स्क्रब करना है। जब गैस लो फ्लेम पर रहेगी तो इसका जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। एंड विद इन 2 और 3 मिनट्स आप इसे अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। अब ये वाली कढ़ाई है जिसमें मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ, तो ये साइड से तो काली हो जाती है लेकिन अंदर से भी मैंने इसको लेमन की हेल्प से जब क्लीन करा तो काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो गया। और उसके बाद में इसे आप नॉर्मल टैप वाटर से क्लीन कर दें एंड यू विल सी द डिफरेंस कि कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो गई हैं। अब एक और टिप कढ़ाई से ही रिलेटेड, जब भी आप लोहे की कढ़ाइयों को क्लीन करते हैं तो एक सूखे कपड़े की हेल्प से जो भी इसमें पानी है उसको इमीडिएटली क्लीन करके, मतलब आपको कढ़ाई को अच्छे से ड्राई करना है और उसके बाद नहीं आप इसे कहीं स्टोर करिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो इसमें रस्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा जब आप इसे नेक्स्ट टाइम यूज़ के लिए निकालते हैं। और इसमें आपको एक्स्ट्रा किसी भी तरीके की ऑयल की कोटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसे कम्प्लीटली ड्राई करके रख रहे हैं। चाहे कास्ट आयरन की कढ़ाई हो या फिर तवा, यूज़ करते करते साइड में इसमें बर्न्ट मार्क्स आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसे भी टाइमली क्लीन करना ज़रूरी है ताकि कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो। तो बस गैस को लो फ्लेम पर रखना है और इसमें सॉल्ट को अच्छे से स्प्रिंकल कर देना है। अब आपको इसमें डिश सोप ऐड करना है पानी के साथ में। एक स्टील वुल लेकर के आप इसे अच्छे से स्क्रब करें। बेसिकली हम सॉल्ट की हेल्प से सैंडिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे हम सैंड करते जाएंगे जो एक लेयर है ऑयल की वो रिमूव हो जाएगी एंड यू विल सी कि इसका जो टेक्सचर है वो एक लेवल पर हो जाएगा जब आप इसे टच करेंगे। एंड देन आप इसे नॉर्मली जैसे अपने यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं डिश सोप की हेल्प से, वैसे क्लीन कर लीजिए। और इसको भी अच्छे से ड्राई ज़रूर करें स्टोर करने से पहले। क्योंकि हमने कास्ट आयरन के तवे को अभी सैंड किया है तो इसे सीजन करना ज़रूरी है। गैस को ऑन करिए, थोड़ा सा कोई भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एक कपड़े की हेल्प से इसे स्प्रेड कर दीजिए एंड देन यू आर गुड टू गो। ये जो फ्रीजर वाला पार्ट होता है इसमें स्पेस का वैसे ही प्रॉब्लम होता है और अगर आइस को निकालने के लिए अगर ऐसी ट्रे दी जाए फ्रिज में तो स्पेस और भी ज़्यादा कम हो जाता है और चीज़ों को रखने के लिए।
समर्स में डेफिनेटली हम फ्रीज़र का इस्तेमाल नॉर्मल डेज से ज़्यादा करते हैं। तो अगर आप इस आइस ट्रे को हटा देते हैं तो आप देखोगे कि स्पेस कितना ज़्यादा आपको मिलने वाला है और चीज़ों को रखने के लिए। अब इसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो भी मेरा फ्रोज़न फूड है, मटर, कॉर्न वगैरह, मैं इनको इस बास्केट में रखती हूँ। यहाँ पर जो हमारी दूध की मलाई होती है, मैं उसे इस कंटेनर में कलेक्ट करती हूँ और इसे भी मैं यहाँ पर ही साइड में रख देती हूँ। नेक्स्ट, क्योंकि मैं बोल रही हूँ अभी समर का टाइम है, तो आइसक्रीम के टब्स होते हैं या बार्स होती हैं, तो अगर इस तरीके से हम स्टैक करते जाएंगे और ये ट्रे भी अगर लगी होगी तो आप देखोगे कि स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है कुछ और चीज़ों को रखने के लिए। तो अगर आपके फ्रिजर में भी ऐसी ट्रे लगी हुई है तो आप उसे डेफिनेटली हटा करके इस तरीके से स्पेस को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब ये जो फ्रिज का डोर है उसमें 2 मुझे बास्केट्स दी हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो यहाँ पर जो भी हमारे कूल पैक्स होते हैं जो मेडिसिन के साथ आते हैं, मैंने उनको रख दिया है। और ऐसे एक डिस्पोजेबल कंटेनर के अंदर जो भी आइसक्रीम बार्स या स्टिक्स होते हैं, मैं उनको यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। एंड ये कुछ एक्स्ट्रा घी के पैकेट्स हैं जिसमें थोड़ा बहुत घी रह जाता है तो उसे निकालना डिफ़िकल्ट होता है, तो ऐसे अगर हम फ्रीज़र में उसको पैकेट्स को अगर रख दें तो जब भी आपको ज़रूरत होगी इसे आप कट करके डायरेक्टली रोटी इसके ऊपर लगा करके रोटी पे घी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से अपने फ्रीज़र के एरिया को मैक्सिमाइज़ करती हूँ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। जो हमारी ट्रेडिशनल आइस ट्रे होती हैं, जो उसमें हम पानी को फिल करते हैं, तो रखते टाइम पानी स्पिल बहुत ज़्यादा होता था एंड दे ऑल्सो ऑक्यूपाई अननेसेसरी स्पेस इन द फ्रीजर। तो आजकल आपको इस तरीके के कॉम्पैक्ट सिलिकॉन आइस ट्रेस के ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आइस को जमाना भी ईजी है और क्यूब्स को बाहर निकालना भी काफ़ी ईजी है। बिकॉज ऑफ द शेप आप इसको बस जैसे ही अंदर की तरफ स्क्वीज करते हैं, जो आइस क्यूब्स हैं वो बहुत आराम से अपनी जगह से बाहर आ जाएंगे and then you can use them। इस ट्रे को मैंने मिस्टर DIY से परचेज किया है, लेकिन सिमिलर प्रोडक्ट बहुत ईजिली आपको अमेजोन पर भी मिल जाएगा। सो यू कैन चेक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जब आइस को आपको सेट करना हो, आपको इस सिलिकॉन कंटेनर में पानी को आधा फिल करना है। अब बीच में एक पार्टीशन के लिए इस तरीके से एक रॉड दी गई है। जब इसे हम बीच में अप्लाई करते हैं तो पानी ऊपर की तरफ आएगा एंड इसकी वजह से जो क्यूब्स हैं वो एक दूसरे के साथ में मर्ज नहीं होंगे। इसके साथ एक कैप भी आता है, तो यू कैन सी कि ये कितना ज़्यादा शेप में कॉम्पैक्ट है। इसे आप बहुत आराम से अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब आइस जम जाए तो इसे एक दूसरे कंटेनर में खाली कर सकते हैं। एवरीडे हम कुकिंग करते हैं और खाने को गार्निश करने के लिए हम सब कोरिएंडर यानी धनिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बार बार थोड़ा बहुत धनिया को चॉप करने के लिए जब भी हम नाइफ से ऐसे यूज़ करते हैं, हमारे स्किन में छोटे छोटे कट्स लग जाते हैं जो देखने में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। सो टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स यू कैन यूज़ अ किचन सीजर। आप इसे अपने काउंटर टॉप के ऊपर हैंडी रख सकते हैं। जब भी आपको गार्निश करना हो तो बस आप कोरिएंडर को थोड़ा अच्छे से वॉश कर लें और देन देखिए कितने आराम से आप इन सिजर्स की हेल्प से कोरिएंडर को छोटे छोटे पीसेस में गार्निशिंग के लिए कट कर पाएंगे। आफ्टर एवरी यूज़ मेक श्योर कि आप अपने सिजर्स को ड्राई करके वापस रख रहे हो ताकि उसमें रस्ट ना लगे। अब इसी तरीके से जब भी आपको ग्रीन चिलीज़ को चॉप करना है तो हाथों में जो मिर्च लग जाती है उसको अवॉइड करने के लिए आप इन सिजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड बहुत ही आराम से आप छोटे छोटे पीसेस में भी जो अपनी ग्रीन चिली है उसे चॉप कर पाएंगे, कुछ ऐसे। एक और प्रॉब्लम जिसे मैं बहुत ज़्यादा फेस किया करती थी वो ये था कि जब भी मैं इस तरीके से ड्रॉर के अंदर चिमटा या फिर जो संसी होती है उसे ऐसे रखती हूँ तो बिकॉज ऑफ देयर शेप जो संसी या जो चिमटा है वो दूसरे बर्तनों के साथ में टैंगल हो जाता है एंड देन उसको निकालना अपने आप में टास्क हो सकता है, स्पेशली आपके जो थॉन्ग्स यानी ये चिमटा और जो आपकी संसी होते हैं। तो मेक श्योर करिए कि आप इन चीज़ों को अपने ड्रॉर के अंदर दूसरे स्पैचुलास या लैडल्स के साथ में नहीं रख रहे हैं। मैंने अपने किचन काउंटर टॉप के ऊपर एक इस तरीके का कंटेनर रखा हुआ है जिसके अंदर ये सारे जो मेरे स्टेपल्स हैं जैसे कि चिमटा और संसी, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। ये सेग्रीगेटेड भी रहते हैं और नीड के टाइम पे मैं ईजिली यहाँ से पिक भी कर पाती हूँ। एंड ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसे घर का हर इंसान इस्तेमाल करता है, इसलिए ये हैंडी भी हो जाती हैं।
अगर आप इस तरीके के डिश सोप डिस्पेंसर का इस्तेमाल करते हैं डिश सोप को स्टोर करने के लिए, तो इसे रिफ़िल करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और वो ये है कि आपको इस टब के अंदर सिर्फ 1/4 ही लिक्विड डिटर्जेंट को फिल करना है। वो इसलिए क्योंकि इस पैकेट में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है कि आप 1 चम्मच लिक्विड डिटर्जेंट की हेल्प से पूरा जो सिंक भर के बर्तन होते हैं उन्हें अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इसलिए टब के अंदर सिर्फ 1/4 आप डिटर्जेंट डालें एंड बाकी इसमें सारा पानी ऐड करिए। अब इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है ताकि जो जेल है वो पानी के साथ में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, ताकि आप अपने यूटेंसिल्स को अच्छे से क्लीन कर पाएँ। एक मनी सेविंग हैक, जब आपके इस पैकेट के अंदर डिटर्जेंट बहुत थोड़ा सा रह जाए तो इसके अंदर भी आप ज़्यादा अमाउंट में पानी ऐड कर लें और इसे साइड में रख दें, ताकि जो जेल और वाटर है वो एक दूसरे के साथ में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए एंड नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्टली इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने किचन के अंदर एक इस तरीके का माइक्रोफाइबर क्लीनिंग ग्लव हैंडी रख सकते हैं, जिसे बस थोड़ा सा गीला करके जो डोर्स में हैंडल्स होते हैं या फिर इस तरीके से जो आपकी प्रोफाइल लगी रहती है उसे क्लीन करने के लिए ये ग्लव काफ़ी ज़्यादा हैंडी होते हैं। हमारे यहाँ जैसे ये एक विकर बास्केट लगी हुई है तो ये बहुत जल्दी गंदी होती है, तो इस तरीके का एक ग्लव हैंडी रहता है इसको अच्छे से क्लीन करने के लिए। अब आपके घर में ग्लास कैटल्स एंड इलेक्ट्रिक कैटल्स हों तो उन्हें भी क्लीन करना ज़रूरी है। तो दोनों कैटल्स में मैंने नॉर्मल टैप वाटर फिल करा है। इस कैटल को मैंने गैस के ऊपर लो फ्लेम में ऑन करके रख दिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग सोडा और साथ ही साथ विनेगर। अब इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे। सेम चीज़ मैं इलेक्ट्रिक कैटल में भी करूँगी। यहाँ पर भी मैं 2 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग सोडा और विनेगर ऐड कर रही हूँ और इस कैटल को हम ऑन करके पानी को बॉयल होने देंगे। यहाँ पर पानी अच्छे से बॉयल हो गया है तो एक ब्रश की हेल्प से जितना भी अंदर गंग इकट्ठा हो गया है मैं उसे स्क्रब करके हटा रही हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखो जो बर्न्ड चीज़ें थी वो ऊपर फ्लोट कर रही हैं। अब इसे आप नॉर्मल जैसे अपने दूसरे बर्तनों को क्लीन करते हैं आपको उसी तरीके से इस केटल को क्लीन करना है। जो आपका ग्लास है वो एकदम क्लीन हो जाएगा। एंड सेम चीज़ हम जो इलेक्ट्रिक केटल है उसके साथ भी अप्लाई करेंगे। ब्रश से क्लीन करके इसे नॉर्मल पानी से क्लीन कर देंगे। अगर रोटी का आटा थोड़ा गीला हो जाए तो बेलते टाइम वो चिपकता है, इसी वजह से हम सूखे आटे का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन सूखा आटा जब तवे पर जाता है तो एक स्मोक निकलने लगता है और रोटियां जल जाती हैं। तो ऐसा अवॉइड करने के लिए जब आपको लगता है कि सूखा आटा बहुत ज़्यादा रोटी पे हो गया है तो दोनों हाथ में रख के उसे आपको इस तरीके से डस्ट को रिमूव करना है, झाड़ना है जो आपका सूखा आटा है। ऐसे करने से आपका जो डस्ट होगा, सूखा आटा होगा, वो तवे पर नहीं आएगा और रोटियां भी नहीं जलेंगी और आपका तवा भी जो एक्स्ट्रा है वो जलेगा नहीं और रोटियां भी आपकी काफ़ी अच्छी फूल के बनेंगी। अगर आप पनीर घर पर बना रहे हैं और पनीर बनाने के लिए आप लेमन का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए। इससे लेमन की स्मेल पनीर में बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। जैसे ही बॉयल आता है आप इस सोल्यूशन को ऐड करिए। अब जो मिल्क है वो सॉलिड्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब इसे सेट करने के लिए आपको एक मसलिन क्लॉथ या फिर किसी भी तरीके का पतला कॉटन का क्लॉथ लेना है और ध्यान रखिए उसे गीला ज़रूर करें। अब जो आपने अभी पनीर को बनाना स्टार्ट किया था उस पूरे के पूरे सोल्यूशन को आपको इस क्लॉथ में ट्रांसफ़र करना है। जैसे ही आप क्लॉथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे यू विल नोटिस कि जितना भी वाटर है वो आपके इस बोल के अंदर ट्रांसफ़र हो गया है। एक दूसरे कंटेनर में आप नॉर्मल टैप वाटर ले लें जो कि रूम टेम्परेचर पर होगा और इस क्लॉथ को आपको डिप करना है पानी के अंदर 3 से 4 बार। ऐसे करने से जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा और जो लेमन की अगर थोड़ी बहुत जो स्मेल रह भी गई होगी वो भी इस पानी में वॉश करने की वजह से ख़त्म हो जाएगी। अब बस मैं यहाँ पर एक प्लेट ले रही हूँ और इस क्लॉथ को अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी ताकि जो पनीर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। किसी भारी सामान को ऊपर रख दें, जैसे मैं यहाँ पर चकला रख रही हूँ और साथ ही साथ जो पानी निकला था उसको भी रख देंगे ताकि थोड़ा वेट ऐड हो जाए। 15-20 मिनट के लिए आप इसे एज इट इज़ छोड़ दें एंड आफ्टर 15 मिनट्स जब आप इसे हटाएंगे आप देखेंगे कि जो आपका पनीर है वो अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अब जब आप इन प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो यू विल नोटिस कि आपके पनीर में से लेमन की या फिर विनेगर की स्मेल नहीं आएगी। विनेगर भी आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी पानी में डिज़ोल्व करें। अब हमने जो गीला कपड़ा लिया था वो इसलिए लिया था ताकि पनीर इसमें बहुत कम स्टिक होगा
और आप इसे कपड़े को भी बहुत आराम से वॉश कर पाएंगे। तो ये थे आज के कुछ टिप्स एंड आई होप कि ये सारे टिप्स आप सबके लिए यूजफुल होंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।